हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सभी का भरपूर स्वागत है वृक्ष के इस सीरीज के अंदर। इससे पहले मैंने पेपर 1 से लेकर 5 तक के सभी का सेक्शन बी कंप्लीट करवा दिया है और पेपर 1 से लेकर 4 तक के सभी पेपर्स के सेक्शन सी कंप्लीट करवा दिए हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर 5 का सेक्शन सी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 39 से, जो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ऐसे 39 वाला क्वेश्चन है। तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि आकृति में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर है ई एफ के, और साथ ही ई ए लंब है ए बी पर। और यदि बी ई एफ बराबर क्या है 55 अंश है, तो एक्स वाई और जेड का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आकृति बना दी है, पहले से आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमें कितना देकर रखा है 55। हमें पूछा है एक्स वाई और जेड का मान। अगर आप इसको देख रहे होंगे, जो मापकोण ए है और मापकोण ई, ये 90 डिग्री का है ना, ये 90 का बनेगा ये। तो यहाँ पर भी ये पूरा कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। तो ये पूरा 90 होने की वजह से बच्चों देखो, मापकोण जो ए है, जो कोण ई है, वो कितना है, टोटल 90 है। और ई के अंदर दो कोण कौन कौन से हैं, तो सी ई वाई सी ई डी प्लस डी ई एफ, कोण डी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलो, तो सी ई डी जो है वो तो जेड है, और डी ई एफ हमें कितना देकर रखा है, 55 देकर रखा है, बराबर हो जाएगा 90। तो z बराबर हो जाएगा 90 में से 55। अगर इसको हम घटाएंगे तो हमें 55 जाएगा तो आ जाएगा 35। ओके, इसका मतलब हमारा जो z है वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो, हमें x और y, अच्छा जो y होगा ना वही x होगा, ये याद रखना है। तो इन दोनों को निकालेंगे कैसे, दोनों में से किसी एक को निकाल लेंगे तो हमें दूसरा वैसे ही पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं एक लाइन कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक पूरा ही क्या बन गया है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सभी कोणों का जो माप का योग होता है वो होता है 360। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर तो देखो, ये पूरा 90 का होगा, सॉरी है ना, ये पूरा कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ये 90 का हुआ ना, हमें तो ज्ञात करना है ये वाला माप, क्योंकि ये पूरा माप क्या है, x है ना। चलिए, तो ये तो पूरा x है। अब देखो बच्चों, ये वाला माप 35 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये एक बन रहा है एकांतर कोण, क्या हो रहा है, एकांतर कोण। तो ये वाला माप भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब जैसे कि ये 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये 35 है, ये 55 है, ये 35 है। ये पूरा जो कोण है ना वो 180 का होगा। देखो ये पूरी एक रेखा बन रही है, ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 180 में से अगर मैं इन दोनों को घटा दूंगी तो ये माप निकल जाएगा। चलिए, तो करते हैं, हम क्या करते हैं, तो देखो ये कौन सा माप है, तो ए बी ई, कोण ए बी ई प्लस कोण ई बी, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, चलो फिर भी हम ओ ले लेते हैं, मान लेते हैं ई बी ओ, ई बी डी बी यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं एम ले लेते हैं। ओके, तो हो जाएगा डी बी एम बराबर 180। अच्छा, ए बी ई कितना निकला है, ए बी ई, जो हमारा ए बी ई है वो कितना है, 55 है। यहाँ पे ई बी डी कितना है, 35 है। और जो डी बी एम है ना, वो हमें नहीं पता है, डी बी एम हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे। चलिए, तो 180 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलो 90 यानी इसको घटा दें, तो यहाँ पर देखिए 180 में से 90 जाएगा तो 90 ही आएगा। अब ये देखो, ये तो हमें 90 है, ठीक है, ये इतना मान निकला है, पर ये तो पूरा x है, यानी ये यहाँ का जो 90 है और यहाँ जो 35 है,
है ना, ये तो 90 का निकल गया है ना, ये टोटल 90 का था और 90 का था, तभी तो 180 हुआ। अब ये 90 और ये 35, यही पूरा x है ना, तो 90 में अगर मैं 35 को जोड़ दूंगी तो हमारा हो जाएगा आंसर 125। तो ये 125 क्या निकला है, ये निकल गया x की वैल्यू, है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ x की वैल्यू। ओके, तो जो हमारा 125 x का मान है वही मान y का भी हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि x बराबर है y और y बराबर है 125, है ना, तो यही मान इसका भी निकल जाएगा। तो हो गया ये हमारा सवाल नंबर 39। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 40, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रही हूँ। 40वें सवाल में देखो क्या कहा हुआ है बच्चों की आकृति में PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और यदि POR अनुपात ROQ बराबर 2:4 है तो सभी कोण का ना हमें ज्ञात करना है, कोण हमें ज्ञात करने है ना, सभी कोण ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या देकर रखा हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। किन दो चीज़ों को अनुपात में दिया हुआ है, तो POR को, यानी ये वाले को POR को दिया है, क्या कहा है कि ये है हमारा 2x, हम मान लेते हैं क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, और ROQ कितना है 4x, है ना। ये यहाँ से मैंने लिखा है बच्चों, अपने मन से नहीं लिखा है ना, ये हमें सवाल में ही देकर रखा था। अब चलिए, अगर आप देख रहे होंगे तो ये पूरी एक रेखा है, तो रेखा PQ, जो रेखा है ना PQ, यानी वो पूरा टोटल कितनी होगी 180, है ना। PQ पे बने कौन से दो कोण है, तो POR, कोण POR प्लस ROQ, है ना, ROQ बराबर कितना हो जाएगा 180। अच्छा, POR और ROQ हमें देकर रखा है, कितना है 2:4, तो ये हो जाएगा 2x और 4x। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर देखो 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x, तो 6x बराबर हो जाएगा 180 और x बराबर हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू हमें निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, जिसके वजह से इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी। कितना हो जाएगा, x की वैल्यू भर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 60, यानी ये वाला मान कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर भी हम भर दे रहे हैं, चलिए भर देते हैं 30, तो ये हो जाएगा 120। तो जो माप POR का है वही माप हो जाएगा SOQ का, क्योंकि ये आमने सामने के जो कोण है वो समान हो जाएंगे। तो कोण POR बराबर कोण SOQ क्या हो जाएगा, SOQ बराबर कितना हो जाएगा, तो जो माप इसका है ये 60 है, तो वो भी कितना हो जाएगा 60। चलिए, जो माप किसका है, POS का है। अभी तो हमने POR का लिया, SOQ का लिया, अब POS और ROQ, तो POS बराबर कोण ROQ क्या हो जाएगा 120, है ना। क्यों हो जाएगा 120, क्योंकि ROQ हमारा कितना है 120, तो ये भी कितना हो जाएगा 120, है ना। तो इसी तरीके से हमने चारों कोणों का माप ज्ञात कर लिया। तो अब है हमारा जो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 41, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मैं आपको रीड करके भी बता दे रही हूँ कि समांतर चतुर्भुज ABCD में जो कोण B माइनस कोण A बराबर 40 है। देखिए, हमें ये हिंट देकर रखा हुआ है, ABCD के प्रत्येक कोण का हमें मान ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखिए ABCD जो है ना एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने का मतलब ये होता है कि जो आमने सामने की भुजा होगी वो समान होगी। अब कौन से आमने सामने की भुजा समान होगी, है ना, समांतर चतुर्भुज ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ABCD है, तो ऐसे हमें नाम देना है ABCD। इसका मतलब जो AB भुजा है ये वाली और ये वाली भुजा समान होगी, है ना, और ये वाली यानी आमने सामने की भुजा समान होगी। यहाँ तक कि जो ये वाला कोण होगा ये वाला हो जाएगा सॉरी, और ये वाला कोण A, मतलब जो माप B का होगा वही कोण D का होगा और जो A का होगा वो C का माप हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो आजू बाजू की भुजाओं का जो योग होगा वो हो जाएगा 180। कितने का हो जाएगा बच्चों, 180। यहाँ पर देखिए, मैं ले लेती हूँ A और B को, पर A B लेने से पहले B का मान इस हिंट में से हम निकाल लेंगे। तो B माइनस जो कोण A बराबर 40 है, तो 40 और यहाँ पे प्लस जो माइनस का कोण है वहां जाएगा तो प्लस का कोण A हो जाएगा। तो ये हमने बना लिया समीकरण 1, या फिर यूं कहिए कि B
का हमने क्या कर ली, कीमत निकाल ली। चलिए, तो कोण ए और कोण बी, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण ए हमें ऐसे रहने देना है क्योंकि हमें पता नहीं है। कोण बी हमने निकाल लिया है जो कितना दिया हुआ है 40, और कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180। यहाँ तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? चलिए, अब कोण ए और कोण ए कितनी बार है, 2 कोण ए, और यहाँ पर 180, ये 40 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बच जाएगा 140। अब कोण ए यहीं रह जाएगा और 2 बटे में चला जाएगा, तो 140 बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा 70। इसका मतलब जो कोण ए है वो कितना निकल गया 70। अब यही कीमत इसके अंदर भर दीजिए, इस वैल्यू में भर देंगे, है ना। इस जहाँ पर हमने बी की कीमत निकाली थी वहां पर इस वैल्यू को भर दीजिए। तो कोण ए कितना निकल गया 70। तो 40 और 70 कितना हो जाएगा इसका टोटल करने पर, तो इसका टोटल आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 110। आप देख सकते हैं 110 और 70 यानी 170 और ये 110 हो गया ना 180 आजू बाजू के कोण। जो कोण का माप ए है, क्योंकि कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के, जिसकी वजह से कोण ए का मान कितना है 70, तो सी का भी कितना मान हो जाएगा 70। उसी तरीके से कोण बी किसके समान है, तो कोण बी समान है कोण डी के, जिसकी वजह से इसका मान 110 है, तो एक डी का भी मान कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो निकल गया हमारे सभी कोणों का मान। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सवाल नंबर 43 मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ कि एक फ्लाईओवर की त्रिकोणीय साइड दीवारों का उपयोग विज्ञापनों के लिए किया गया है। दीवारों की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो विज्ञापनों से प्रति वर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की आय होती है। तो एक कंपनी ने अपनी एक दीवार को 3 महीने के आय के लिए किराए पर लिया और उसने कितना किराया दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लेते हैं कि ए भुजा बराबर है कितना, तो 122 मीटर, बी बराबर भुजा है 22 मीटर और सी बराबर हमारा दिया हुआ है 120 मीटर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी से एस हम निकाल लेंगे। एस कैसे निकलेगा, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना 2। चलिए, 122 प्लस 22 और 120 बटे में 2, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा जो है आ जाएगा, कितना निकल गया है 132। चलिए, इसको ही हम क्या करते हैं, हमारे क्षेत्रफल वाले सूत्र में रख देना है और निकाल लेना है क्षेत्रफल। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ओके, चलिए, s हमने कितना निकाल लिया है 132। अब 132 माइनस ए कितना है 122, 132 माइनस बी 22 और 132 और माइनस क्या हो जाएगा 120। ओके, इन सबको बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल पूरा सॉल्व करने के बाद 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, ये कुछ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा एरिया निकल गया है ना। अब वो कह रहा है कि विज्ञापनों से प्रति वर्ष 5000 वर्ग मीटर क्या कर रहे हैं, वर्ग मीटर की उसकी आय होती है। तो सबसे पहले ये तो हमारा 1 वर्ग मीटर बराबर आया है, तो 5000 वर्ग मीटर बराबर रुपये 5000 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, तो 1320 गुणे में हम कर देंगे 5000 को, है ना। इसका गुणा करने पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमारा इतने रुपए निकलेंगे। अब ये देखिए, ये तो हमारा 5000 रुपये में आ गया, पर उसने कहा है कि 3 महीने क्या किराया पर, एक कंपनी अपनी एक दीवार को 3 महीने पे किराए पर दे रही है, तो उसने कितना किराया दिया होगा। तो यहाँ पर देखो 3 महीने का कर रही है ना, तो हमें तो ये साल भर का निकल गया। अब यहाँ पर देखो, एक जो साल है पूरा, 1 साल के अंदर 3 महीना है ना, तो 1 वर्ष में कितना 3 महीना, 1 वर्ष में 3 महीने, यानी 3 महीना और 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। तो इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, पर 3/12 यानी 3 महीना किस में से है, 12 महीने में से है ना। तो इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये तो हमारा 1/4 वर्ष हो गया। इसी को क्या करना है, इससे भाग दे देना है ना। तो यहाँ पर मैं इसको अगर हम भाग देंगे 4 से, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा आंसर। तो इतने रुपए की उसने क्या किया होगा, उसको किराया दिया होगा।
अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 44 वाला, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या पूछा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेमी है, तो उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं का जो माप होता है वो समान होता है। अब यहाँ पर हमें एक माप दिया है, तो हम सभी जो माप है वो हमारा उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि a बराबर कितना है, 12 सेमी, तो वही माप b बराबर भी हो जाएगा, वही c बराबर भी हो जाएगा। तो a, b और c बराबर 12 सेमी है। यहाँ पर परिमाप देकर रखा हुआ है, तो s बराबर परिमाप बटे में 2, तो हमें परिमाप कितना देकर रखा हुआ है, तो परिमाप दिया है 30, तो s निकल जाएगा 15। चलो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है कि यहाँ पर हेरोन का सूत्र लग जाएगा, तो लगा देते हैं s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। चलिए यहाँ पर s हमने कितना निकाल लिया है, 15, 15 माइनस a कितना हो जाएगा, 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12। ओके, यहाँ की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर 15 और सभी का गुणा करने पर एक ही आंसर आएगा, कितना, 3, 3 और 3। अगर इसको तोड़ दिया जाए तो 5 तियाँ करना पर 3, 5 तियाँ हो जाएगा। 3 लाने का रीज़न ये था कि देखो यहाँ पर तो 2 बार 3 है, ये बाहर निकल जाएगा एक बार में। अब यहाँ पर भी 2 बार 3 हो गया, तो ये भी एक बार बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 और अंडर रूट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा क्षेत्रफल। तो हो गया सवाल नंबर 44। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का जो आंतरिक व्यास है वो 10.5 सेमी है और ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके अंदर टीन प्लेटिंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना होगा इसका क्षेत्रफल। तो जो अंदर की सतह का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, यानी कि देखिए अंदर की सतह का जो क्षेत्रफल है, तो ये अर्धगोलाकार है, इसकी वजह से हो जाएगा 2πr²। चलिए भर देते हैं। पाई की वैल्यू हमें देकर नहीं रखी है, तो 22/7 r हमने देखो यहाँ से व्यास से मैंने निकाल लिया है। ये 10 था तो नीचे 10 आ जाएगा और d बटे में 2 ही, मतलब त्रिज्या व्यास की दुगनी होती, 2 से गुणा कर देने पर ये 20 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने पहले ही लिख दिया है 105/20। इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा निकल गया क्या, ये तो अंदर का जो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, पर यहाँ पर कुछ कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में ना 16 रुपये लग रहे हैं। ओके, प्लेटिंग कराने में। तो यहाँ पर हमने जो निकाला है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें कितने रुपए खर्च होंगे। तो जब भी ऐसा सवाल हो, आप एकदम एक्सपर्ट हो गए इस सवाल में, है ना। क्या करना है, 16 से गुणा और 100 से भाग। तो इसका अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 27.72। तो 27.72 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा लागत निकल जाएगी। ओके, चलिए। तो आयतन, ये द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आयतन गुणे में धनत्व। धनत्व हमें देकर रखा है, पर आयतन हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो आयतन, यहाँ पर किसकी आयतन का सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर देखो गेंद है ना, तो गेंद कैसी होगी, गोलाकार। तो यहाँ पे जो उसका आयतन होगा, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला, तो 2/3 πr³। ओके, ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है और r हमने निकाल लिया है 2.1, 2.1 और 2.1। इन सब का अगर आप गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जो भी करेंगे, तो यहाँ पर आपका एट द एंड आ जाएगा 38.808, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो इसका घनत्व निकल गया, हमें ज्ञात करना है उसका
सॉरी ये तो हमारा आयतन निकल गया, हमें ज्ञात करना है उसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयतन, आयतन गुणे में क्या हो जाएगा धनत्व। ओके, आयतन गुणे में क्या हो जाएगा धनत्व। तो आयतन हमारा निकल गया है 38.808 गुणे में धनत्व कितना हो जाएगा, तो धनत्व हो जाएगा हमारा जो सवाल में दिया हुआ है ऑलरेडी 8.9। चलिए तो इसका गुणा करेंगे हम, तो इसका गुणा करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 345। गुणा करने पर इसका आंसर आ जाएगा 345.39 क्या आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए तो हो गया हमारा ये सवाल जो आखिरी सवाल था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको हर बार कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क देती हूँ, तो इस सेक्शन सी पेपर नंबर 5 के भी क्वेश्चन नंबर 38 और 42 आपको मैंने एज अ होमवर्क दिया हुआ है। इन सवाल को आपको सॉल्व करना है और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन आया, आपने सॉल्व किया कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन नहीं आता है या सवाल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि मैं इनका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूं। ओके बच्चों, तो वीडियो एंड करने से पहले सबसे ज़रूरी बात बच्चों ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो, आने वाले लेक्चर्स आप मिस न कर सके और आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल सके। ओके बच्चों, तो उससे पहले कि जिन लोगों ने भी ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आपका ये लाइक करना, मेरे वीडियो पे कमेंट करना मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकूं। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो होगा अब सेक्शन डी के ऊपर, है ना बच्चों। तो यहाँ पर सेक्शन बी और सेक्शन सी मेरे तरफ से पूरा हो चुका है, 5 पेपर के मैथ्स के। अब मैं आप लोगों का सेक्शन डी चलाऊंगी। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।